जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप हमसे जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आपने हम पे विश्वास किया है कि सर टेक्निकल पार्ट्स करवा दो, तो हमने आपसे कल वादा किया था कि हम आपके लिए टेक्निकल पार्ट्स के लिए हम क्लासेस लेके आएंगे। तो आज हम फिजिक्स की पहली क्लास लेके आ रहे हैं। तो फिजिक्स की पहली क्लास लेके आ रहे हैं ताकि आपका हम करेंगे। आज पहली क्लास हो जाएगी, धीरे धीरे करते करते आपका हम आज एक चैप्टर, कल 2 चैप्टर, कल 3, ऐसे करते करते हम क्या करेंगे, आपका फिजिक्स का पूरा सिलेबस कर देंगे। साथ ही साथ हम इसके बीच में हम क्या करेंगे, जैसे चैप्टर कंप्लीट हो गया उसके बाद में हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे टेस्ट टेस्ट करते हैं उसके हिसाब से हम टेस्ट सीरीज चलाएंगे एक, ताकि आपका क्वेश्चन आराम से हो सके। आपने पढ़ा है, फिर को कैसे अप्लाई करना है, वो सारा चीज़ हम क्वेश्चन के माध्यम से सीख लेंगे। आज हम आपकी डिमांड थी कि सर हिंदी इंग्लिश दोनों में आप क्लासें करवाना, तो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्लासें आपके लिए लेके आए हैं। मेरे खुद के पर्सनल नोट्स जो बनाए हुए थे, तो वो उसी नोट्स के साथ आपके बीच में क्लास लेके आया हूँ। तो हम टाइम वेस्ट ना करें, इसे हम लास्ट में करेंगे बातें, इससे अच्छा हम कुछ थोड़ा पढ़ लेंगे आज। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स की पहली क्लास, जो आपके एसएसबी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन के लिए, एसआई कम्युनिकेशन के लिए एवं बीएसएफ आरओआरएम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासें होंगी। इनसे आप पढ़ के आप अपना फिजिक्स का पार्ट आप कवर कर सकते हो। तो आज हम आपके लिए पहली क्लास लेके आए हैं, उसमें हम पढ़ रहे हैं वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी तो हिंदी में क्या है, इसका कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। तो आपने 11th क्लास में, 12th क्लास में, 11वीं क्लास में, 12वीं क्लास में आप लोगों ने पढ़ लिया है। बेसिक बेसिक आपने सब पढ़ा है। तो हम इस क्लास में बेसिक नॉलेज तो हम ज़्यादा दे नहीं पाएंगे, क्योंकि बेसिक हम बात करेंगे तो हमारी क्लासेस क्या होगी, लॉन्ग हो जाएगी। तो हम बेसिक का शॉर्ट में बता देंगे, और बाकी हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। आपको हम कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, और कॉन्सेप्ट जो फॉर्मूला होता है उनसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जो एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, उनको अप्लाई कैसे करना है, ये सब बातें हम आपको फिजिक्स के अंदर सिखाएंगे, और आपका फिजिक्स के अंदर इंटरेस्ट अपने आप बन जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, ये चैप्टर है। तो हम पहले कार्य पढ़ेंगे, फिर ऊर्जा पढ़ेंगे, फिर शक्ति पढ़ेंगे। तीनों अलग अलग है, चीज़ एक ही, परंतु टॉपिक को अलग अलग हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्य। कार्य क्या है, कार्य आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा। कार्य क्या होता है, कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। जैसे आपने पढ़ा है, ये कार्य है एफ एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो बल क्या है, बल गुणा विस्थापन। कार्य क्या होता है, सॉरी, कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो इसमें से क्वेश्चन क्या बनेगा आपको, बल बल का मात्रक क्या है, बल की विमा क्या है, ये तो पर्सन एयरफोर्स में पूछ लिए जाते थे। तो हमें थ्योरेटिकल पर्सन और फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना, ये सभी चीज़ें पढ़नी है। तो हम पढ़ रहे हैं बल, बल और विस्थापन। अगर बल को विस्थापन से हम मल्टीप्लाई कर दें, डॉट प्रोडक्ट कर दें, तो हमारा क्या आ जाएगा, कार्य आ जाएगा। तो कार्य हमने पिछले क्लास में पढ़ा है कि किसी वस्तु को धक्का देना और खींचना बल कहलाता है, ये पढ़ा। तो उसमें हम ये ऐड कर देंगे, कितनी दूरी तक खींचा, किसी वस्तु को हमने धक्का दिया, कितनी दूरी तक दिया, वो क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा, हमारे द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा। तो कार्य का आपको क्या याद रखना है, कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। नोट्स में सब अच्छे से लिखा हुआ है। आपको नोट्स बनाने की, या आप बनाना चाहो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम आपको
अपने नोट से प्रोवाइड करा देंगे, अपने टेलीग्राम पे डाल देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो आप तो अपने क्लास को कंप्लीट करो, समझते चलो कि चीज़ें क्या हैं। कार्य बल गुणा विस्थापन, तो बल गुणा विस्थापन, तो बल और कार्य क्या होता है, एक अदिश राशि होती है। कार्य क्या कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। सभी हमने लिख रखा है, आगे आपको नोट्स में मिल जाएगा। तो हम कार्य को किस लिखेंगे, एफ डॉट एस, एस क्या यहाँ पे विस्थापन है, एफ क्या बल है। तो हम डॉट डॉट को हटाएंगे। डॉट क्या होता है, अदिश राशि होती है। अदिश डॉट को हटाते हैं तो क्या होता है, कोष्ठक आता है। आपको सबको पता होगा कि हमने 11वीं 12वीं क्लास में ये चीज़ पढ़ी है। और क्रॉस को उठाते हैं, यानी गुणा वाले चिन्ह को उठाते हैं, तो क्या वहाँ क्या आता है, साइन थीटा आता है। ये तो क्या स्थिर बल द्वारा किया गया कार्य। कार्य दो प्रकार से किया जाता है, एक तो बल, अगर बल स्थिर है तो कैसे करेंगे, एफ डॉट एस, तो एफ एस कोस थीटा। अगर कार्य क्या है, स्थिर नहीं है, क्या हो, परिवर्तनशील है, यानी कि अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग कार्य हो रहा है, तो उसमें हम क्या कर देंगे, एफ है बल को डिफरेंस, वो बल का समाकलन कर देंगे किससे, विस्थापन से, डी एस छोटे से अंश के साथ। तो उसमें क्या हो जाएगा, और उसकी लिमिट लगा देंगे, जहाँ से कार्य एक स्थिति से यहाँ से कार्य कहाँ तक हुआ है, वहाँ तक अपन क्या लगा देंगे, समाकलन करके वहाँ पे लिमिट लगा देंगे। तो वहाँ से अपन करके कार्य निकाल सकते हैं। तो कार्य का सूत्र क्या होता है, कार्य के फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूले से सब कुछ क्वेश्चन हो जाएगा। तो कार्य का सूत्र हुआ बल गुणा विस्थापन, ये हो गया, ये याद रखो। तो एफ डॉट एस है, तो एफ एस कोस थीटा हो गया, ठीक है। यहाँ पे एफ क्या हो गया, बल हो गया, एस क्या हो गया, विस्थापन हो गया। विस्थापन आपको पता है क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विस्थापन होती है। तो थीटा क्या है, बल और विस्थापन के बीच का कोण है, बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या है, थीटा। अगर हम इसको ग्राफ से समझें तो आप आराम से और क्लियर समझ पाओगे। एरिया, अगर हम ग्राफ दे दें तो हमें ग्राफ देख के अपन को कार्य निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, अगर बल और विस्थापन के मध्य ग्राफ बना दिया जाए, बल और विस्थापन के मध्य ग्राफ बना दिया जाए, तो अगर उसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो कार्य को रिप्रेजेंट करेगा, किसको करेगा, कार्य को रिप्रेजेंट करेगा। ये बात क्लियर है क्या, अगर हमें ग्राफ दे दिया, दो वस्तुओं या दो चीज़ों के बीच ग्राफ दे दिया, दो चीज़ों के बीच ग्राफ दे दिया, दो वस्तुएं कोई कुछ भी हो, तो आप उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो क्या बल हो गया, एक क्या हो गया, विस्थापन हो गया। तो बल और विस्थापन के मध्य ग्राफ बना दिया। अगर उस ग्राफ, जैसे मान लो ये है, ये बल है, ये फोर्स है, ये विस्थापन। तो आप पेन की साइज मोटी है, एक बार इसको छोटा कर लेते हैं, इतनी रहेगी, है ना। कोई ना, आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए आपको समझाते हैं। ये ग्राफ है, ये फोर्स हो गया, ये क्या हो गया, विस्थापन, ऐसा हो गया। तो मान लो इनके मध्य ग्राफ ये बन गया, ये ग्राफ बन गया। तो अब इसका एरिया निकालेंगे अपन, इस ग्राफ का एरिया निकालेंगे। तो एरिया आपको पता है, ये ग्राफ कैसा बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे। ये क्या बना, समकोण त्रिभुज, इसका एरिया अपन निकाल सकते हैं। समकोण त्रिभुज का एरिया अपन को सबको पता है कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो इसका अपन एरिया निकालेंगे, तो ये एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये एरिया करेगा कार्य को। कि बल और विस्थापन के मध्य जो ग्राफ बनता है, या ग्राफ बनता है उसके ग्राफ बनता है, या उसका जो क्षेत्रफल होता है,
वो क्या किसको रिप्रेजेंट करेगा, कार्य को रिप्रेजेंट कर, ये बात याद रखना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यही आता है कि अपन को चित्र बना के दे देगा, कि बोल देगा कि इसके मध्य 5 से 7 आपको दूरी दे देगा, बल दे देगा, या चित्र बना के दे देगा, तो बोलेगा कार्य, कार्य कितना होगा। तो अब कार्य ज्ञात करने के लिए आपको सबको पता है कार्य, कार्य के लिए क्या कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट यही है दोस्तों कि बल और विस्थापन के मध्य का जो क्षेत्रफल होता है वो कार्य को रिप्रेजेंट करता है। अब ये अब ये ग्राफ है, तो इसका दूसरा पॉइंट क्या है, फोर्स। अपन को पता है डब्लू बल, सॉरी, बल गुणा, बल गुणा विस्थापन। अगर हम क्या करेंगे, इस एस को, विस्थापन को यहाँ से हटा लेंगे और इसके नीचे ले आएंगे एस को, तो क्या हो गया, एफ बराबर डब्लू अपॉन एस, यानी कि कार्य बटा विस्थापन होता है। तो अभी ये, अब फॉर्मूला एक ही है, बल गुणा विस्थापन कार्य का। इससे एक कॉन्सेप्ट और आ गया, क्या आ गया, कि अगर हम देखेंगे, अगर हम ग्राफ बनाएंगे, अगर हम ग्राफ बनाएंगे, कार्य, कार्य और विस्थापन के मध्य, तो हमने अभी क्या पढ़ा, डब्ल्यू अपॉन एस क्या होता है, एफ, मिटा दूंगा फिर लास्ट में। अब इसकी ढाल क्या होगी, बल, सॉरी, कार्य और विस्थापन। अगर कार्य और विस्थापन की ढाल ग्राफ देके पूछे, कार्य और विस्थापन की ढाल क्या होगी, तो क्या होगा, बल। कार्य, कार्य और विस्थापन के मध्य अगर ग्राफ बना है तो उसकी ढाल निकालेंगे अपन, तो वो क्या होगा, फोर्स होगा। ऐसे ही आपको पता है कार्य करने की दर क्या होती है, कार्य करने की दर क्या होती है, पावर शक्ति होती है। वैसे ही कार्य और समय के बीच से अपन ग्राफ बना के उसकी स्लोप निकालेंगे, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, पावर को। ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखने हैं, क्योंकि यही थ्योरेटिकल क्वेश्चन यही तो बनता है भाई, थ्योरेटिकल क्वेश्चन यही बनता है कि बताइए कि कार्य, कार्य इतना दे देगा थ्योरेटिकल क्वेश्चन में, कार्य और समय के बीच की ढाल, समय, कार्य और, कार्य एवं समय के मध्य ढाल या कार्य करने की दर क्या होती है, तो दे देगा, वो क्या होगी, पावर होगी। तो आगे हम पढ़ेंगे, बल और विस्थापन की ढाल क्या हो गई, फोर्स हो गई। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा है, आपको समझ में आ जाएगा। अगर कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो हमें भाई मेल, टेलीग्राम पे मैसेज डालिए, इंस्टाग्राम की लिंक आपको दे देंगे, तो वहाँ से डालिए। अगर अलग कार्य मान लो कि अलग अलग स्थिति में अलग अलग हो रहे हैं, मान लो कि हम यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक चले, यहाँ से यहाँ तक चले, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अलग अलग टुकड़ों में कार्य हो रहा है, तो हम कैसे निकालेंगे, पहली दूरी लास्ट दूरी, पहली दूरी पहले यहाँ तक है, यहाँ तक, यहाँ का यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, इनका समाकलन करेंगे। तो आपको बताया था कि ये समाकलन करके सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो बल और विस्थापन के बीच समाकलन करेंगे, लिमिट पहले कहाँ से कहाँ कितनी से कितनी दूर तक हुआ है, वो कार्य आ जाएगा। फिर इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो कार्य आ जाएगा। और ऐसे हमें टोटल काम निकालना है, वर्क निकालना है, टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क के लिए अपन क्या करेंगे, W1 मान लो कार्य यहाँ हुआ, W2 कार्य यहाँ हुआ, W3 कार्य यहाँ हुआ, तो इन सब को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, इन सबको ऐड कर देंगे, इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो टोटल वर्क आ जाएगा ना हमारे पास, टोटल वर्क
टोटल वर्क डब्लू आ जाएगा। तो ऐसे हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। ये क्या भाई कॉन्सेप्ट है, अब इस पे आपको क्वेश्चन बहुत मिलेंगे। तो ऐसे हम इनको कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, ये हम आपको क्वेश्चन में बताएंगे। ये अभी थ्योरी चल रही है, इन थ्योरी को आप आराम से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और कॉन्सेप्ट को भाई याद रखना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको अप्लाई करना सिखाऊंगा। या फिर ऐसे F1.S प्लस F2.S2 ऐसे ऐसे भी कार्य निकाल सकते हैं। कार्य आपको दो तीन तरीके से बता दिया। कार्य केवल बल एवं विस्थापन पर निर्भर करता है, गति पर निर्भर नहीं करता। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, या इम्पोर्टेंट क्या आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए बहुत जरूरी क्वेश्चन है। अगर भाई थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें क्या बोलेगा, किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लगाया जाता है, किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लगाया जाता है और विस्थापन विस्थापन भी दे देगा। विस्थापन दे देगा कि छः 6 मीटर इसका विस्थापन है, विस्थापन कर दे देगा। फिर बोलेगा और उसमें दे देगा कि इसकी गति, किसी वस्तु की गति को 3 गुना करने पर, भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी वस्तु की गति को 3 गुना करने पर उस उस वस्तु के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। मैंने क्या बोला, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन बल लगाया। मैंने क्या बोला भाई, मैंने क्या बोला कि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लगाया, 5 न्यूटन बल लगा, बल्कि बल का मात्रा न्यूटन में था, सबको पता है। और विस्थापन कितना रहा, एस। एस हम 3 मान लेते हैं, 3 मीटर। और किसने बोल रहा है, इसी गति को, गति को तीन 3 गुना बढ़ा दिया, 3 मल्टीप्लिकेशन 3 गुना बढ़ा दिया, तो उसका कार्य क्या होगा, उसका वर्क क्या होगा। तो हमने अभी कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा है, कार्य कार्य हमेशा बल और विस्थापन पर निर्भर करता है, उसकी गति पर नहीं करता। तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा। तो ये कैसे याद रहेगा, तो ये कैसे याद रहेगा, तो हमने क्या पढ़ा है, W इज इक्वल टू बल डॉट एस। कार्य के लिए क्या होता है, बल और विस्थापन। कार्य के फॉर्मूला में क्या होता है, बल और विस्थापन आता है। तो कार्य किस पे निर्भर करेगा, बल पे करेगा और विस्थापन करेगा। विस्थापन पर निर्भर करेगा, ये गति पर निर्भर करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा। सबको क्लियर है कि नहीं है, क्लियर हुआ ना सभी को। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना के नहीं बनाइए, बताओ भाई। थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना भी देगा एग्जामिनर, किसी वस्तु पर 5 न्यूटन, सॉरी 5 जूल कार्य किया जाता है, क्योंकि कार्य की मात्रा क्या है, जूल है। किसी वस्तु पर 5 जूल कार्य के, सॉरी किसी वस्तु के द्वारा 5 जूल कार्य किया जाता है। तो अगर उस वस्तु की एक स्थान से दूसरे स्थान तक या 3 मीटर दूरी से 10 मीटर दूरी जाने में उसकी स्पीड 3 गुना बढ़ती है, तो कार्य क्या होगा। तो आपको भी पता है कि कार्य गति पर, स्पीड पर निर्भर नहीं करते हैं, गति पर निर्भर नहीं करता है। तो कार्य पहले जितना था उतना ही कार्य होगा, उस कार्य में नो चेंजमेंट होगा, गति के कारण कार्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना भाई। याद रखना भाई, ये लाइन याद रखना है, कार्य का फॉर्मूला याद रखना है, कैसे कार्य निकालते हैं, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। और, और कार्य हमेशा बल पे और विस्थापन पर निर्भर करता है। नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था पहले कि ढाल, कि कार्य और समय, कार्य और समय की ढाल किसको बताती है, शक्ति को बताती है। कार्य
हमने पढ़ा था कि कार्य कार्य एवं समय की ढाल किसको बताती है? शक्ति को बताती है। भाई समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। कार्य किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य किसको बताएगी? शक्ति को बताएगी। तो उसका सूत्र में उसकी ढाल स्लोप क्या है? शक्ति को बताएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप पूछा जा सकते हैं। और कार्य और विस्थापन की ढाल किसको बताएगी? फोर्स को बताएगी। ये फॉर्मूला से आ जाता है भाई, एफ बराबर डब्ल्यू अपॉन एस पढ़ा था ना। तो डब्ल्यू ऊपर है और नीचे किसका है? तो कार्य और विस्थापन डी एक्स अपॉन डी एक्स ले लेंगे, स्मॉल ले लेंगे तो ढाल आ जाएगी ना। तो सबको क्लियर है ना भाई? ये इतना अगर क्लियर ना हो तो भाई कमेंट करके बता देना, टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। आपका हर टॉपिक क्लियर होगा। तो ढाल वाला ये समझ में आ गया ना? ये डब्ल्यू अपॉन एस की ढाल किसको करेगी? बल को करेगी। नोट्स में है, आपको अच्छे से आ जाएगा। अब हाँ, अब हम हमारा नेक्स्ट क्या इसमें नेचर ऑफ वर्क, किस प्रकार का वर्क है। कार्य का प्रकार, कार्य का कौन कौन सा प्रकार है? कार्य पॉजिटिव होगा, कार्य नेगेटिव होगा, कार्य शून्य होगा। तो हम देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा था अभी। अभी हमने पढ़ा था ना कि कार्य डब्ल्यू बराबर एफ एस कोस, सॉरी यहाँ लिखता हूँ मैं एफ एफ एस कोस थीटा। समझ जाना आप, मैं बोल रहा हूँ लिखने में जो लिखा है वो थोड़ा गलत हो सकता है, लेकिन थोड़ा ठीक से लिखा नहीं जा रहा ना याद, तो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। चलो ठीक लिख देता हूँ मैं, एफ एस कोस थीटा। थीटा क्या होगा? हम अपना थीटा या तो 0 या 90 के बीच में होगा, 0 या 90 के बीच में होगा, या 90 भी हो सकता है, या 90 से 180 तक हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अपन यहाँ तक करेंगे क्योंकि यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव का पता चल जाएगा हमको। तो हम पहला क्या करेंगे? पॉजिटिव कार्य कब होगा? अगर थीटा का मान 0 और 90 के बीच में होगा। अगर थीटा का मान, थीटा क्या है? बल और विस्थापन के बीच का कोण है। ये बल है, ये फोर्स, ये विस्थापन, इसके बीच का कोण थीटा है। तो बल और विस्थापन के बीच का कोण थीटा होगा ना। इसमें कोई डाउटफुल नहीं रहना कि थीटा क्या है। तो अगर थीटा का मान कार्य नेगेटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, शून्य कब होगा, ये स्थिति हम जान रहे हैं। तो 0 और 90 के बीच में होगा तो कार्य क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि आप सभी को पता है, आप सभी मैथमेटिक्स को स्टूडेंट, तो आपने सबने फिजिक्स पढ़ा है, मैथमेटिक्स पढ़ा है कि कोस का मान 0 और 90 के बीच में हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। कोस का मान 0 और 0 और 90 के बीच, 90 के बीच में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो अगर थीटा का मान पॉजिटिव होगा, अगर ये काम पॉजिटिव हो गया तो ये इधर वाला पॉजिटिव होगा ही, क्यों होगा कि नहीं होगा? तो सबको समझ में आया ना। तो कार्य क्या होगा? डब्लू, डब्लू क्या होगा? कार्य का मान क्या होगा? हमेशा 0 से बड़ा, यानी कि पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई भाई? ये थ्योरी की क्वेश्चन बताऊँ कि कैसे बनते हैं आपको। ये बात क्लियर हुई ना? कार्य पॉजिटिव होगा जब थीटा का मान 0 से 90 के बीच में होगा, तो उसका मान पॉजिटिव होगा। पॉइंट एक क्लियर हुआ। अगर पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या है? अगर कार्य पॉजिटिव है तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी, क्योंकि ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या है? ऊर्जा क्या है? ऊर्जा भी एक कार्य ही है। ऊर्जा भी हम, अगर हम ऊर्जा करेंगे तो ऊर्जा हम वेस्ट करेंगे, वो भी क्या कार्य है। तो आप ये मत समझना कि कार्य कैसे निकालें। अगर हमें ऊर्जा दे के पूछे तो हमें क्या आ रहा है? ऊर्जा, ये ऊर्जा ही कार्य है, कार्य ही ऊर्जा है। देखो हम नोट्स में लिख रखा ना अपने, बल, भाई लिख रखा है, सब कुछ लिख रखा है, आप डाउट नहीं रहना कि बल गुणा विस्थापन क्या हो गया? वर्क हो गया। और काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन भी क्या होता है? कार्य होता है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन भी क्या है? कार्य ही। तो ऊर्जा भी एक एक तरह की क्या है? कार्य ही है। तो इसमें आप डाउटफुल मत रहना भाई।
हम पढ़ रहे थे कि कार्य पॉजिटिव कब होगा। कार्य पॉजिटिव जब थीटा का मान 0 से 90 के बीच में होगा तो कार्य हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर कार्य पॉजिटिव होगा तो गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना, तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है। अगर कार्य पॉजिटिव होता है तो गतिज ऊर्जा हमेशा बढ़ती है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे देगा, अगर बल और किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल 30 डिग्री के लिए या दो बल और विस्थापन के मध्य 30 डिग्री का बल और विस्थापन 30 डिग्री का कोण बनता है उनके बीच में, तो बताइए गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा घटेगा क्या होगा? तो उस स्थिति में आपको कॉन्सेप्ट पता है कि 0 से 90 डिग्री के बीच में कार्य का मान हमेशा पॉजिटिव होता है। तो उस स्थिति में क्या होगा? आपका कार्य पॉजिटिव होगा। कार्य पॉजिटिव होगा तो गतिज ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? सबको पॉइंट क्लियर नहीं? अगर भाई आपने पिछली क्लासों में अच्छे से पढ़ा है तो आपको यह पॉइंट भी क्लियर होता होगा। यह पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा कि गतिज ऊर्जा क्या होती है। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। भाई कॉन्सेप्ट, हर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराया जाएगा। आप बस हमसे जुड़े रहिए। आपको आपके फिजिक्स की पेपर की गारंटी मेरी है। आपका फिजिक्स का पेपर में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये भाई हमारी गारंटी है। अगर आपने हम पे विश्वास किया है तो हम एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे, क्योंकि भाई हमने भी पढ़ा है। हमने IIT जेई से पढ़ा है और फिजिक्स MSc से पढ़ा है भाई। ठीक, कहने का मतलब है ठीक ठाक पढ़ा है। तो हमें पता है कि हमने भी एग्जाम में जेई क्वालिफाई की है, ICI क्वालिफाई की है। तो कहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, तो हमने अभी SSB की हमने पास करके आई, इसको तो आप सभी को पता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा है? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 1/2 mv²। अगर कार्य पॉजिटिव हो गया तो क्या होगा? गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। अगर गतिज ऊर्जा इधर गतिज ऊर्जा बढ़ रही है तो ये इसके सूत्र में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी के सूत्र में क्या होता है? 1/2 mv भी आता है ना, वेग भी आता है कि नहीं आता भाई? वेग आता है कि नहीं आता? आता है ना? ये तो सबको क्लियर है ना, वेग आता है। तो तो क्या हो गया? काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी यानी कि समानुपाती हो गई किसके? वेग के। हो गई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई भाई? जहाँ भी भाई समझ में नहीं आता है तो बता देना। अगर पहली क्लास है थोड़ी स्पीडली लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर थोड़ा फास्ट हो रहा है, तो हम थोड़ा स्लो ले लेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी समानुपाती हो गई ना किसके? वेग के। तो ये बताओ आपको, अगर समानुपाती हो गई, अगर काइनेटिक एनर्जी, पेन चेंज करते हैं अपन, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा? वेग बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। अगर यही कॉन्सेप्ट है भाई, यही तो कॉन्सेप्ट है, यही तो आप नहीं पकड़ पाते हो। अगर किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 3 गुना, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में 3 गुना वृद्धि होती है तो उसके वेग में कितनी वृद्धि होगी? आपको यही तो समझना है कि गतिज ऊर्जा क्या होती है। गतिज ऊर्जा कॉन्सेप्ट यही कहता था कि हर कॉन्सेप्ट अपन कैसे याद रखें। गतिज ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv² होती है। यानी कि गतिज ऊर्जा के अंदर क्या होता है? 1/2 mv² होता है, यानी कि वेग के क्या होती है? समानुपाती होते हैं। अगर गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो वेग भी बढ़ेगा। अगर गतिज ऊर्जा कम होगी तो ये भी कम होगा। अगर गतिज ऊर्जा जीरो जीरो होगी, वो कंडीशन अपना आगे देखेंगे। तो गतिज ऊर्जा बढ़ी तो क्या हुआ यहाँ पे? वेग भी बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा ना। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया भाई? गतिज ऊर्जा कैसे बढ़ी, वेग कैसे बढ़ा? तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव कार्य। अब दूसरा क्या होता है? जीरो, शून्य कार्य क्या होता है? शून्य कार्य क्या होता है? अगर थीटा का मान जीरो हो जाएगी, बल और विस्थापन एक दूसरे के हो लंबवत हो, बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होगा, बल और विस्थापन क्या होगा? एक दूसरे के लंबवत होगा। इसको हम देख लंबवत करके बता देते हैं।
ये बल एफ ए एस, इनके बीच में क्या हुआ, लंबवत हो गई, थीटा का मान क्या 90 डिग्री हो गया। इस स्थिति में कार्य क्या हुआ, क्योंकि आपको पता है कि एफ एस कोस थीटा होता है, तो थीटा का मान 90 डिग्री होता है। अगर कोस 90 का मान कितना होगा, कोस 90 का मान 0 होगा, तो सूत्र में लिखें एफ एस कोस थीटा, ये मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सारा का सारा मान क्या हो जाएगा, 0। तो एफ एस कोस थीटा को भी, एफ एस को भी क्या कर देगा, 0। तो कार्य का मान 0 हो जाएगा। गतिज ऊर्जा, इसका मतलब क्या हुआ, अगर कार्य का मान 0 हो गया तो गतिज ऊर्जा क्या हो गई आपकी, स्थिर हो गई। गतिज ऊर्जा क्या हो गई, स्थिर हो गई। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है भाई ये। अगर ये पूछेगा, अगर एक दूसरे सॉरी दो वस्तुएं हैं बल और विस्थापन, अगर दो वस्तुएं हैं बल और विस्थापन, वो एक दूसरे के लंबवत हैं, तो बताइए स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, स्थिर होगी, बढ़ेगी, घटेगी, ये सभी चीजें उसमें पूछा जाएगा। तो आप क्या बताओगे, स्थिर रहेगी। तो अगर गतिज ऊर्जा स्थिर है तो ये भी स्थिर रहेगा। गतिज ऊर्जा अब 90 से 90 तक हो गया, 90 का केस हो गया। फिर आता है 90, 90 से 90, 90 से 180, 90 से 180, तो 90, 90 से कौन बढ़ेगा, तो कोस थीटा का मान क्या होगा उसमें। सॉरी दोस्तों, माइक के खराब हो जाने के कारण आवाज़ ठीक नहीं आ पा रही है, तो हम आपकी क्लास यहीं रोकना पड़ रहा है। इसके लिए सॉरी, कल करते हैं आगे। थैंक यू।